शैल और विल का यूज मैक्सिमम लोगों को पहले से पता है ना। शैल और विल का यूज पता है, हम लोग भी सीखेंगे लेकिन थोड़ा सा अप्रोच अपना चेंज करके सीखेंगे। बोर्ड क्लियर दिख रहा है सभी को? सर थोड़ा हेलो, नीचे जी लिखिए, भैया। बस थोड़ा ठीक नीचे है। लिखिए। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ एक हाँ मिनट रुक भैया जाइए। थोड़ा। अभी ठीक है भैया, अभी ठीक है। जी सर, दिख रहा है। अभी ठीक है ना? हाँ। तो जहां तक बात है शैल और विल का, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं? क्या इज एम आर क्या जैसे चॉइस करते हैं वैसे ही इसका भी अप्रोच है, या इसके अप्रोच में थोड़ा अंतर है, ये समझना होगा। जैसे अगर आप सब्जेक्ट में ही लेते हैं, ही सिंगुलर होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम चुनते हैं तो क्या चुनते हैं? ही के साथ वॉज चुनते हैं। वॉज वेयर इज एम आर में अगर आप देखते हैं तो चुनते हैं ना, शैल विल का छोड़ दीजिए। तो उसमें क्या काम करता है? काउंटेबिलिटी काम करता है कि एक वचन है या बहुवचन है। अगर ही जो है वो एक वचन है, हम लोग जानते हैं ही क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा? वॉज लेना पड़ेगा वेयर के जगह पे। अगर इज एम आर है तो इज लेना पड़ेगा आर के जगह पे, जबकि अगर हम दे लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? आर। यानी कि अभी तक हमने जो भी सीखा है ऑक्सिलरी में, इज एम आर वाज वेयर तक जो भी हमने सीखा है, हैज हैव में जो भी सीखा है, सबका सब हमने सीखा है काउंटेबिलिटी के आधार पर। मतलब एक वचन है तो ये लेंगे, बहुवचन है तो दूसरा। लेकिन शैल और विल के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। शैल और विल के साथ जो अप्रोच है वो है पर्सन का। ठीक है, अगर आपके पास कोई फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो उसे उसके लिए आप क्या चुनते हैं? नॉर्मली शैल चुनते हैं। और अदर देन फर्स्ट पर्सन मतलब सेकंड या थर्ड अगर है, तो उसके लिए आप क्या चुनते हैं? उसके लिए आप विल चुनते हैं। ये एक नॉर्मल सा यूज है। ठीक है, इसको पहले आप लोग अपने दिमाग में उतार लीजिए, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ समझना भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बोलेंगे आई शैल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, अनुवाद यही है ना। यू विल यू विल कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आओगे। तो ये एक संभावना भी है इसमें, और बहुत ही साधारण यूज है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन वाक्यों में जब बदलाव होता है, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। बदलाव किस तरह से? वाक्य के इंटेंसिटी को जब हम चेंज करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़ा अलग करते हैं। जैसे क्या क्या बदलाव आ सकता है? मान लीजिए आप किसी को कमांड देते हैं, सपोज किसी को क्या देंगे? कमांड देंगे। तो ये इंटेंसिटी क्या है? थोड़ा सा बदलना है। उस समय क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जहां पर शैल का यूज होना चाहिए, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है या वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ नॉर्मल जो हमारा तरीका है वो क्या है कि उसके साथ हम शैल लगाएंगे। लेकिन जब वाक्यों में थोड़ा बदलाव आता है, बदलाव किस तरह का वाक्य आएगा वो हम बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी बदलना होता है, तो आप क्या करते हैं? उसके साथ तुरंत शैल की जगह क्या लगा देते हैं? विल लगा देते हैं। जैसे आई विल डू द होमवर्क, इसका अनुवाद करिए तो क्या होगा? मैं गलत है। मैं होमवर्क करूंगा। आई शैल डू द होमवर्क, इसका अनुवाद करिए। अलग से गृह आई कार्य शैल डू द होमवर्क क्या करूंगा। होगा? मैं मैं होमवर्क अलग से करूंगा। गृह कार्य और करूंगा। आई विल डू द होमवर्क, मैं मैं होमवर्क जरूर करूंगा। तुरंत करूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ इस सेंटेंस से इस सेंटेंस में? क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया कि हमने वाक्य की इंटेंसिटी को थोड़ा सा क्या किया? बढ़ा दिया। नॉर्मली जो तरीका होता है वो ये होता है ना, आई के साथ शैल का यूज। लेकिन अगर हमें वाक्य के इंटेंसिटी को थोड़ा राइज करना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? उसके साथ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इन्वर्जन करना पड़ेगा। किस तरह का इन्वर्जन करना पड़ेगा? मॉड्यूलर इन्वर्जन करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलर इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, मैंने पहले भी सिखाया आप लोगों को, थोड़ा सा बता देता हूं। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है,
नॉर्मली आप लोग सेंटेंस में जो देखते हैं वो सिंटेक्शियल इन्वर्जन देखते हैं। सिंटेक्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सा ये एक सिंटेक्स आपके पास इंग्लिश में होता है ना। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये नॉर्मल सा एक एफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि इस वाक्य के इंटेंसिटी को बढ़ाना है, प्रश्न पूछना है किससे, ठीक है, तो क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं ना। यानी इसका जो क्रम था उस क्रम को हम थोड़ा सा क्या किए, चेंज कर दिए, इन्वर्ट कर दिए। नॉर्मल तरीका क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, ठीक है, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, मतलब इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। ये इन्वर्जन आपने कहां कहां देखा है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा है ना, क्वेश्चन टैग में आपने देखा है, शैल वी देखा है ना। तो इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल इन्वर्जन, मतलब सिंटेक्स का इन्वर्जन। सिंटेक्स मतलब बुनावट, वाक्य का जो बुनावट है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया। एक तो ये तरीका है किसी भी सेंटेंस के इंटेंसिटी को बढ़ा देने का, जिसको हम सिंटेक्सियल इन्वर्जन बोलेंगे। दूसरा तरीका है कि आप ऑक्सिलरी जो चुना जाना चाहिए उसका विपरीत ऑक्सिलरी आप चुन लीजिए। आई के साथ सेल और विल आई के साथ सेल चुना जाना चाहिए, लेकिन आप क्या चुन लेंगे, विल चुन लेंगे। क्या होगा, आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, वाक्य थोड़ा परिवर्तित होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, इफ आई वेयर अ बर्ड, ये एक ऐसा वाक्य है जो कभी भी संभव होगा ही नहीं। होगा क्या, आप पक्षी कभी बन सकते हैं, नॉर्मल क्या होना चाहिए था, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज अ बर्ड। लेकिन यहां पर वाक्य का डिमांड ऐसा है कि जो कभी होगा ही नहीं, मतलब ये नॉर्मल वाक्य से थोड़ा अलग वाक्य है, तो इसीलिए इसको लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इन्वर्जन करते हैं, इफ आई वेयर अ बर्ड ऐसे लिखते हैं। समझ में ना, उल्टा, मतलब जो चॉइस होना चाहिए उसके विपरीत हम चुन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वाक्य जो है अपने एफर्मेटिव नेचर से निकलकर अलग अलग तरह का नेचर अक्वायर करता है। कौन कौन सा नेचर अक्वायर करता है, अब हम उसको सीखेंगे। देखिए, बोलो, इसमें नहीं दिख रहा, हेलो, सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। भैया ऊपर अभी दिख रहा है क्या? देखिए, अभी अभी दिख दिख रहा रहा है। है? हाँ दिख रहा है भैया। सर एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, बैठो बैठो बैठो, एक काम करो ना, सुनो, रुको, ए गुड़िया रुको रुको, थोड़ा इधर छपिए आप, तुम गुड़िया इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ, एक मिनट थोड़ा, इसको भी अपनी जगह में बैठा लो, दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है क्या? अभी देखिए तो बोर्ड पूरा है, अभी ब्लर आ रहा है, यस सर। ब्लर है थोड़ी भैया। देर में ठीक हो जाएगा, अभी आ जाएगा ठीक, फोकस एडजस्ट हुआ ना उसका, इसी वजह से। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, ओके। तो मूल रूप से जो है, हम दो तरह का इन्वर्जन करते हैं। एक करते हैं सिंटेक्शियल इन्वर्जन, जो ये दिख रहा है, हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब को अगर आगे लेके चले जाते हैं, मतलब नॉर्मल प्रोसेस से हम थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं। और दूसरा होता है मॉड्यूलर इन्वर्जन, जब आप मॉडल को विपरीत चुन लेते हैं, आई के साथ क्या होना चाहिए, हम चुन लेते हैं विल, ठीक है, तो इसका मूल कारण यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या होगा। मान लीजिए अगर आपको लिखना है, किसी को कमांड देना है, आज्ञा देनी है, किस तरह से, जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, अभी तुम रूम से बाहर चले जाओ। क्या ये एक नॉर्मल वाक्य है, एफर्मेटिव है? नहीं है। तो यू के साथ अगर आप नॉर्मल चुनते हैं, विल चुनते हैं, सपोज यू विल लीव द रूम एट वंस, इसका अनुवाद करिए तो क्या होगा, तुम अभी रूम से बाहर चले जाओगे। इसका मतलब क्या, आप जादू करेंगे और वो चला जाएगा? आपका अर्थ पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आपको ये कहना था कि तुम अभी रूम से बाहर चले जाओ, यानी आपका जो इंटेंसिटी था, अगर आप विल लिखते हैं तो अनुवाद करके भी आपको पता चल रहा है कि हमारा भाव नहीं बन रहा है।
आपको इस भाव को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलर इन्वर्जन करना पड़ेगा, नॉर्मल चॉइस से विपरीत लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? यू शैल लीव द रूम एट वंस। तुम अभी रूम से बाहर निकल जाओ। बात समझ आ रहा है ना? तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको कैसा वाक्य बताना है, कमांड का एक सेंटेंस लिखना है जिसमें कुछ कमांडिंग नेचर हो जिस सेंटेंस का, तो आपको क्या करना होगा? एक मॉड्यूलर इन्वर्जन वहां पे यूज करना पड़ेगा, तो नॉर्मल चॉइस से थोड़ा विपरीत चुनना पड़ेगा। क्लियर है ना? लिख लिया आप लोगों ने ये? चलिए, ठीक है। आप डिपेंड करेगा, जैसे आप यू को बदल देंगी, यू के जगह आप सपोज आई का यूज करेंगे। आई शैल लीव द रूम एट वंस, क्या मतलब होगा? मैं अभी रूम से बाहर निकल जाऊंगा, निकल सकता हूं, या उस तरह का सेंस हो रहा है। आई शैल लीव मतलब जा भी सकता हूं मैं रूम से बाहर, अभी नहीं भी जा सकता हूं। आई शैल मतलब संभावनाएं हैं। क्या आप संभावना पे बात कर रहे हैं? अगर इस तरह का वाक्य आपको बोलना है, आप तो डिटर्मिनेशन के साथ बोलेंगे कि मैं अभी रूम से बाहर निकल जाऊंगा। तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलर इन्वर्जन करना होगा ना। आई विल लीव द रूम एट वंस, मैं अभी निकल जाऊंगा, मतलब एकदम कठोर आप निर्णय ले चुके हैं कि मैं अभी रूम से बाहर निकल जाऊंगा। अभी से कोई मतलब नहीं है, एट वंस है ना वहां पे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा दूंगा, सिखा दूंगा, है ना? आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक वैसा ही, ठीक है ना? तो जब आप कोई भी सेंटेंस को उसके नॉर्मल फीचर से थोड़ा अलग करके लिखना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्या करना चाहिए? मॉड्यूलर। दोनों अर्थ को हम समझेंगे अभी। मॉड्यूलर इन्वर्जन डिपेंड करेगा कि आप सब्जेक्ट क्या है। अगर ही के साथ विल जाता है तो शैल यूज करेंगे, आई के साथ शैल जाता है तो विल यूज करेंगे, विपरीत यूज करेंगे, सिर्फ उल्टा और कुछ नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉमिस हो, 1 नंबर कमांड है, तो 2 नंबर हम किसका बात करेंगे? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब किसी से आप कुछ क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। तो वादा अगर आप करेंगे तो क्या ऐसा करेंगे? क्या मान लीजिए भैया आई stop शैल कर हेल्प दो। यू, ये वादा कैसा वादा हुआ बताइए तो, अनुवाद करिए। आई शैल हेल्प यू, कर सकता हूं वाला सेंस क्रिएट हो जाता है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। तो क्या ये प्रॉमिस हुआ? नहीं हुआ ना। आपको अगर प्रॉमिस करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे उस प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए मॉड्यूलर इन्वर्जन करना ही पड़ेगा। आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए दृढ़ता आ गई, अर्थ में दृढ़ता आ गया ना। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरह के वाक्य में जहां पर आपको कमांड देना हो, जहां पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो एकदम स्पष्ट है कि देखिए आपको मॉड्यूलर इन्वर्जन यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल जो यूज है उसके हिसाब से जाएंगे तो आपका भाव तैयार नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं पे किसी को धमकी देनी है, कोई थ्रेट है, क्या है? कोई थ्रेट आप बताइए तो आप लोग, कोई एग्जांपल बताइए, किसी को धमकी दीजिए थोड़ा। आई विल किल यू, अच्छा हाँ। अगर मान लीजिए अगर आप बोलते हैं आई शैल किल यू, मतलब मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, तो क्या ऐसा है कुछ? नहीं ना। आप किसी को बोले आई शैल किल यू तो आप ही गए पहले, वो बोलेगा आई विल किल यू। धमकी ऐसा दीजिए कि सामने वाला डरे, आप ही मत डर जाइए। ठीक है, ये धमकी ऐसा होगा जिसमें आप खुद डरे हुए दिख रहे हैं। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं भी मार सकता हूँ, है ना? तो क्या करना होगा? आई विल किल यू करना होगा। सिंपल है, समझ आ रहा है बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिए। तो थ्रेट समझ लिया आप लोगों ने। अगर मान लीजिए आप लोगों को कहीं पे थोड़ा सा बहुत कंपल्सन दिखाना है या दृढ़ता दिखानी है, दृढ़ता और कंपल्सन में फर्क होता है। डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन दोनों ही अलग चीजें हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे।
डिटरमाइन कब होता है इंसान? डिटर्मिनेशन जैसे आई विल डू दिस या आई विल विन द मैच, मैं ये मैच जीत लूंगा। अगर आप के साथ शैल यूज कर दिए तो डिटर्मिनेशन आया नहीं, संभावना चली आई ना। तो नॉर्मली जो शैल और विल का यूज होता है ये फ्यूचर टेंस का यूज है, नॉर्मल जो यूज होता है। तो नॉर्मल अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर हमेशा संभावित होता है। क्या फ्यूचर फिक्स है? अगर किसी भी वाक्य को अगर आप फ्यूचर से लिख रहे हैं तो क्या वो फिक्स है? नहीं, हो भी सकता है। जैसे बोलेंगे ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। आएगा मतलब क्या? संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी। अगर आप इसी में डिटर्मिनेशन के साथ बोलना चाहते हैं ही शैल कम टुमारो, मतलब वो कल जरूर आएगा, यही अनुवाद करेंगे ना। नंबर क्या? हाँ, तो जब बताइए। भैया ब्लर आ रहे हैं। ब्लर आ रहा है, अभी बोर्ड ब्लर आ रहा है। नो सर, ठीक है। ठीक है बोर्ड, अभी ठीक है भैया, अभी ठीक है। वो ठीक है सर। इतना तो दिखना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है अभी। ये किसका है? वाईफाई से मत चलाओ इसको, मोबाइल के इंटरनेट से चलाओ, इसीलिए वो ब्लर हो रहा है, डिवाइड होता है ना। हाँ ऑफ कर दो, ठीक है। क्योंकि एक साथ एक कार्टून शायद स्टार्ट हो गया है क्या घर में, तो कार्टून स्टार्ट होने से यहाँ ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो लोग यूट्यूब पे कार्टून देखते हैं ना टीवी पे, तो उसके उस समय ब्लर होता है, डिवाइड हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, अच्छा इसे सुन लीजिए पहले। अभी क्लियर है ना बोर्ड? अभी आप लोगों को दिख रहा है? जी भैया, दिख रहा स्पष्ट है। दिख रहा है या ब्लर है? बताइए। बोर्ड दिख रहा है, चलिए। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें मॉड्यूलर इन्वर्जन करना होगा। जैसे ही शैल कम टुमारो लिखेंगे, अगर आप नॉर्मल सिंपल फ्यूचर यूज कर लेते हैं, जब मतलब ही के साथ विल यूज कर लेते हैं, तो फिर बातें कहाँ चली जाती हैं? फ्यूचर में। तो फ्यूचर की जो बात होगी वो क्या होगी? संभावना उसमें रहेगा ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऑक्सिलरी के यूज को लग रहा है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, शैल और विल के ऑक्सिलरी के यूज को समझ पा रहे हैं। ठीक, तो अगर आप डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? ही शैल कम टुमारो, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने सब समझा दिया। एक लास्ट में अगर आपको देखना है तो क्या देखेंगे आप लोग? थोड़ा सा कंपल्सन वाला सेंटेंस बोलिए जिसमें थोड़ा बाध्यता दिखे। हाँ, आई हैव टू छोड़ के शैल विल से, शैल विल से बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। कंपल्सन बताइए जिसमें थोड़ी बाध्यता हो। हैव टू को हटा के आई विल डेफिनेटली डू दिस, ये तो डिटर्मिनेशन है ना। कंपल्सन बताइए। यू विल हैव टू, यू विल करें ना यू शैल करें? सोचिए यहाँ पे कंपल्सन जब आता है तो आप लोगों को क्या दिखेगा? हैव टू दिखेगा। हैव टू जो है अपने आप में कंपल्सन क्रिएट करता है ना। तो जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर हैव टू यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वहां पे इन्वर्जन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नॉर्मल केडी में करके बोला है एग्जांपल में, मत यूज करिए। हैव टू जब आप यूज कर रहे हैं तो वो तो खुद कंपल्सन क्रिएट कर रहा है, तो फिर वहां इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हैव टू नहीं है और आप कंपल्सन का कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे यू शैल बी हेयर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। आपने बोल दिया तुम्हें 5 बजे से पहले यहां पहुंच जाना है मीटिंग के लिए, कंपल्सन है ना, बाध्यता है ना कि तुम्हें आना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ यूज कर देते यू शैल हैव टू बी हेयर, तो बेकार हो जाता वाक्य। क्यों? क्योंकि हम मॉड्यूलर इन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कंपल्सन क्रिएट करने के लिए। अगर हम हैव टू लेके ही आ जा रहे हैं वाक्य में, फिर मॉड्यूलर इन्वर्जन करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? होगा, अच्छा डिपेंड करेगा इन्वर्जन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ बोलो सर। हाँ
नहीं, यू के साथ विल ही यूज करेंगे अगर आप हैव टू यूज कर रहे हैं तो। ठीक, आई के साथ शैल ही यूज करेंगे अगर आप हैव टू यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि उस मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप तो हैव टू ऑलरेडी कंपल्सन के लिए एक मॉडल ले आए हैं, फिर आपको वहां मॉड्यूलर इन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बात? हाँ हाँ, शैल नॉट बी परमिटेड। हाँ, स्टूडेंट्स के साथ क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स क्या होता है बताइए तो, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ विल जाना चाहिए, लेकिन लिखते हैं हम क्या? शैल। क्यों लिखते हैं? कंपल्सन है। ठीक है, कंपल्सन है। स्टूडेंट्स शैल नॉट बी परमिटेड होना क्या चाहिए था? स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड। मतलब कोई चांस में स्पेशल स्टूडेंट रहा तो हम परमिट कर देंगे। अगर वो लिख देता कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड, इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेशल स्टूडेंट रहेगा तो हम परमिट कर देंगे। संभावना है ना कि हाँ आपको नहीं दिया जाएगा, जा भी सकता है। कंपल्सन क्रिएट करना है तो इन्वर्जन करना होगा। ठीक है, चलिए, तो मोटा मोटी शैल और विल का यूज समझ में आया ना? दो यूज और है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो है कि जब आप लेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन टैग रहता है, जैसे लेट अस गो, लेट अस गो, या फिर लेट अस डांस टुगेदर। चलिए, लेट अस डांस टुगेदर, कॉमा डैश वी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? लेट अस है ना। लेट के साथ कभी भी अगर आप क्वेश्चन टैग क्रिएट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भैया हमेशा लाइट आ टैग में रहा है। हमेशा क्या बनेगा? टैग हमेशा शैल के साथ आएगा, ये एक याद रखना है। हाँ, इसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। शैल का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वो परमिशन देता है। हाँ, परमिशन के लिए अगर आप हेलो। किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो विल का यूज मत करिएगा, परमिशन के लिए क्या है? शैल। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस में टैग में जो है वो शैल का यूज किया जाता है। तो इसका एक फीचर ये भी है कि ये क्या क्रिएट करता है? परमिशन मांगते हैं अगर आप तो उसके लिए इसका यूज होता है। सर फिर से बताइए ना, समझ में नहीं आया। सर क्या लिखा है? बस इतना ही इसका सीखना है। अगर बहुत सारे भैया किताबों में इसके यूज को थोड़ा और बढ़ाया गया है, माइक खोल जैसे मान लीजिए दीजिएगा। अगर आपसे हम बोल दे कि शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ विल कर सकते हैं? ध्यान से इस वाक्य को देख लीजिए। क्या यहाँ विल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए? और कुछ, और कोई कारण अच्छे से बताइए। क्या यहाँ विल कर सकते हैं? नहीं बोलिए, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। विल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन। ये सब आप लोग बता दिए। एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सिंटेक्सियल, यहाँ पे सिंटेक्सियल इन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है ना। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ला चुके हैं, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम हम कर चुके हैं। फिर मॉड्यूलर इन्वर्जन की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। समझ में आया ना? तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में शैल से काम चल जाता है। ठीक है, सब में। हाँ, कहीं भी मॉड्यूलर इन्वर्जन नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी आप मॉड्यूलर, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए, सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही है आवाज। कोई एक बोले तो। आपका आवाज सर एक पूरा नहीं बार आ रहा रिपीट है, कर दीजिए जो बताइए आपने पढ़ाया था। इससे पहले जो क्यों? बताया अभी लेट कौन सा रिपीट करना है? कौन सा रिपीट पहले करना है ये वाला। बताइए। लेटेस्ट डांस वाला भैया, लेटेस्ट डांस वाला लेटर वो डांस रिपीट टुगेदर को। कीजिए। हाँ, उसमें बीच में लाइट पड़ रहा है भैया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। लाइट नहीं दिख रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नीचे। अगर हम लोग लिखते हैं कि लेटर्स डांस टुगेदर, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, समझ गए। लेटर्स डांस टुगेदर कॉमा डैश वी। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको दिखता है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो टैग हमेशा शैल के साथ क्रिएट होगा। ठीक है, टैग हमेशा क्या बनेगा? शैल से। क्यों? क्योंकि हम परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है ना?
अच्छा, और ऊपर वाला जो है इसमें भी देखिए एक तरह का परमिशन ही है, लेकिन यहाँ पर तो सिंटेक्सियल मॉड्यूल इन्वर्जन हम कर चुके हैं। यहाँ मॉडल को बदलने का जरूरत है क्या? नहीं है। हम अपना काम सिर्फ पोजीशन को चेंज करके ही हम अपना काम कर लिए। ठीक है, आप लोगों ने सर ऊपर में क्या लिखा है? शैल वी टॉक टू द टू द मैनेजमेंट, ओके ओके टू द मैनेजमेंट। सर। अभी ठीक है ना? बोर्ड पूरा क्लियर है? जी अभी भैया चमक नहीं रहा ना बोर्ड? अभी ठीक नहीं नहीं अभी ठीक ओके, ठीक है, ओके। तो शैल और विल का मोटा मोटी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो फिर मॉड्यूलर इन्वर्जन कहीं नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप आई का साथ विल का जो यूज देखते हैं वो नॉर्मल सेंटेंस में देखते हैं और उसका अर्थ जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में कभी आप भी विल आई देखे हैं, सुने हैं? कहीं नहीं सुना होगा आपने, है ना? कभी नहीं, शैल आई ही होता है। चलिए अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, हमने शैल और विल का सीखा है, तो अब शुड और वुड को भी थोड़ा सा उसके साथ देख लेते हैं। तो वुड को बताने के लिए हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। हम लोग अगर किसी पास्ट रूटीन या पास्ट एक्शन की बात करते हैं, रेगुलर एक्शन की बात करते हैं, आप लोगों को याद होगा जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? कोई भी रूटीन एक्शन जो कि प्रेजेंट टेंस का रहता है, जैसे मैं बाजार जाता हूं, क्या लिखते हैं उसको आप लोग? आई गो टू मार्केट। जैसे वो पढ़ता है, ही स्टडीज, बोलते हैं ना जो भी। तो ये जैसे प्रेजेंट टेंस के रेगुलर एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह पास्ट के कुछ हैबिट होते हैं, जैसे मान लीजिए बचपन में आप रोज सुबह दौड़ने जाते थे, या फिर बचपन में आप रोज बस से स्कूल जाते थे, या फिर बचपन में आप रोज कचौरी खाने जाते थे। ये क्या था? एक पास्ट हैबिट था ना। इसको लिखने के लिए जिस तरह से प्रेजेंट वाले को लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट वाले को लिखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले क्या होता है तरीका? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पास्ट एक्शन को बताता है, रेगुलर एक्शन है पास्ट रेगुलर एक्शन। क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, we played hockey दिख रहा है बोर्ड अभी? we played hockey ना दिख रहा है। for hours in the rainy season। सर आप एक बार बोल we देंगे? played hockey, हाँ बोल रहा हूँ, we played hockey for hours in the rainy season। इसका अनुवाद करिए, क्या होगा? बारिश में हम घंटों हॉकी खेला करते थे, है ना? मतलब ये पास्ट हैबिट है एक आपका कि आप बचपन में या पहले क्या बारिश के दिनों में या जब बारिश होती थी तो आप घंटों हॉकी खेला करते थे। इसको लिखने के लिए आपने कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज किया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट V2। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, और इसके बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है उस तरफ, है ना? इसी चीज को लिखने के लिए एक तरीका और है। वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका है वुड। इसको हमने कैसे किया मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा। अभी आप लोगों ने शैल और विल को देखा था, वो कैसे था? वो फ्यूचर में बात करते थे। देखिए जब आप कोई चीज को फ्यूचर में बात करते थे तो वो क्या होता था? संभावना। और संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वही शैल और विल अगर पास्ट में जाए तो शैल जो है किस में कन्वर्ट होगा? शुड में। और विल जो है वो किस में बदलेगा? वुड में। शुड का जो एक प्रोमिनेंट नेचर होता है, हर एक मॉडल का अपना एक प्रोमिनेंट नेचर होता है। शुड का जो प्रोमिनेंट नेचर है वो है एडवाइस करना। ठीक है, पॉसिबिलिटी को वो
एग्जिस्ट करता है उसमें, लेकिन एडवाइस उसका प्रोमिनेंट नेचर है। तो यहाँ पर हमें तो बात करनी है पास्ट हैबिट की, तो शुड तो एडवाइस करने के लिए आता है, इसलिए इसका यूज यहाँ पे हम बात दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोमिनेंट नेचर क्या है? एडवाइस करना। अगर हमने लिख दिया ग्रामर के हिसाब से तो एकदम सही होगा कि हमने शैल को शुड में कन्वर्ट किया, लेकिन पढ़ने वाले के लिए क्या होगा? दुविधा, क्योंकि उसको तो मालूम है कि शुड का यूज तो क्या होता है? एडवाइस के लिए होता है। ये यूज वाइज आप अपने ग्रामर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? एडवाइस के लिए, इसलिए शुड को हम ले नहीं सकते। बचता क्या है? वुड। इसलिए ज्यादातर सेंटेंसेस जो है पास्ट हैबिट अगर बना रहे हैं तो वुड का यूज होता है, न कि शुड का। शुड एकदम बहुत माइनर, 5% सेंटेंसेस में आप शुड लगाते हैं, बहुत कम। तो वुड का यूज आप करके भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, वी वुड प्ले हॉकी फॉर आवर्स इन द रेनी सीजन। अनुवाद करिए, एकदम सेम अर्थ आएगा। वी वुड प्ले हॉकी फॉर आवर्स इन द रेनी सीजन। हम बारिश के दिनों में घंटों हॉकी खेला करते थे। सेम सेंटेंस, पास्ट एक्टिविटी पास्ट हैबिट को बताने के लिए आपने वुड से ये काम कर लिया। ठीक है, वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑफ है भैया। अभी 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 ठीक है, अभी जी ठीक सर, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? आप लोग अभी आप लोग लिख पा रहे हैं ना? जी भैया, लिख पा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इसका एक और तरीका है, वो तरीका भी सुन लीजिए पास्ट हैबिट को बताने का। एक तो आप नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट से जा सकते हैं, दूसरा आप किससे जा सकते हैं? वुड से। शुड से जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तीसरा एक तरीका है यूज्ड टू से जाने का। ठीक है, तीनों को एक साथ लिख लीजिए, बेहतर समझ में आएगा। तीसरा तरीका क्या है? यूज्ड टू। सेम सेंटेंस आप लोग बनाइए तो क्या होगा? We used to play hockey for hours in the rainy season। सेम आंसर आएगा निकल के। क्या होगा? दे, क्या दे? हाँ, प्ले होगा। We used to play hockey for hours in the rainy season। समझ में आ रहा ना? तो अगर आप कंपैरेटिव तरीके से देखें तो वुड का यूज, यूज टू का यूज और वी टू का यूज आप पास्ट हैबिट को बताने के लिए आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब बोलिए। जैसे बताइए उदाहरण के लिए। हाँ, जैसा आप बोलते हैं कि वी वुड प्ले हॉकी फॉर आवर्स इन द रेनी सीजन, हम खेला करते थे। ये पास्ट हैबिट है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा तरीका एग्जांपल आपको ये दिखता है। आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज किया है, मेन क्लॉज में यूज किया है ना। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट यू। ठीक है, तो अगर वो सेंस क्रिएट नहीं करता तो वहां पे भी यूज नहीं हो पाता। हाँ, समझ में आ रहा ना? तो वुड अपना सेंस आराम से क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप कोई भी चीज पास्ट हैबिट बताना चाहते हैं, आप बिना किसी संशय के इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। हालांकि हम लोग यूज टू से काम चला लेते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? यूज टू से लिख देते हैं। आप तीनों तरीका सीख के रखिए तो आपका क्या है, राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। आप लिखेंगे तो देखने में चीजें सुंदर लगेंगी। अब आप बोलिए। क्या एरर बताइए? हम किए सेंस फॉर है इसमें, वो तो अलग चीज है, वो घंटों के सेंस में है, यहाँ उसका यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ सेंस वो नहीं है। उसमें क्या होता था, देखिए उसमें क्या होता था, सुना समझिए इस बात को। आप जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट पहले उसके अंदर होना चाहिए। परफेक्ट का नेचर क्या होता है कि वो किसी एक टेंस में स्टार्ट होता है
और उस टेंस में कंप्लीटली खत्म होता है। ये परफेक्ट का नेचर होता है। अब उस चीज को कंटिन्यू करके आप दूसरे काल में ले जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट का भी नेचर होता है, कंटिन्यूअस का भी नेचर होता है। परफेक्ट का मतलब वो किसी काल में शुरू होकर खत्म हुआ, फिर उसको खींच के दूसरे काल तक आप लेके आते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, इसमें एक सिंपल पास्ट छिपा हुआ है, इसमें एक सिंपल पास्ट छिपा हुआ है, और फिर उसको आप प्रेजेंट टेंस तक खींच के लेकर आते हैं। क्या यहां पर वैसी कोई घटना घट रही है? तो फिर आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा में नहीं रख सकते। सिर्फ फॉर को देखकर परफेक्ट कंटिन्यूअस चुन लेना एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं उसमें एक सिंपल पास्ट छिपा होता है। अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं उसमें एक पास्ट परफेक्ट छिपा होता है। पास्ट परफेक्ट से आप शुरू करते हैं, पास्ट परफेक्ट में एक्टिविटी खत्म होती है, उसको आप खींचकर सिंपल पास्ट तक लेकर आते हैं। समझ में आया? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए डायग्राम ये होता है, यहां से काल से स्टार्ट किए, खत्म किए, नेक्स्ट टेंस में भी इंटर करके उसको खींच के ले जाते हैं। हाँ, और इसका बड़ा अच्छा सीक्वेंस है। अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप खींच के लाना चाहते हैं तो वो और पास्ट में जाएगा, और पास्ट का मतलब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट किया है, पास्ट परफेक्ट में खत्म हुआ है, और वो अभी तक पास्ट इंडेफिनिट में कंटिन्यू है। इसका ये अर्थ होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में शुरू हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में खत्म हुआ, और प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो अभी हम टेंस पढ़ाएंगे ना, तो इन सब चीजों को क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा था आपको ये बात? नहीं समझ में आ रहा था, आएगा। फिलहाल ये 3 समझ में आया है, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? आप लोगों को इसमें 3 में कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये उड जो है, शुड और उड को थोड़ा बेहतर तरीके से हम सीखेंगे। उड का एक काम मैंने यहां से बताया, वो क्या काम था, पास्ट एक्शन को सीखने का। चलिए उड के और बाकी कामों पे देख लेते हैं। इन दोनों को साथ में बताने का उद्देश्य ये था कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा। ये चैप्टर अगर आपका क्लियर होता है तो एग्जाम में आपको कहां कहां मदद मिलेगा पता है? कहां कहां पे मदद मिल सकता है आपको? आप जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस समय भले ही शब्द आपको तकलीफ देते हैं लेकिन मन से तकलीफ मॉडल्स का ही रहता है ना। ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स का ही तकलीफ हम हमेशा फील करते हैं और लगता है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उड का थोड़ा सा सीख ले। हाँ, निकलना है? क्यों ट्रेन है? कितना बजे ट्रेन है? 6 बज रहा है। कैसे क्लास करोगे फिर? ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 नंबर पहले हम लोगों ने क्या देखा, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, प्रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज कर सकते हैं? प्रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप अक्सर सेंटेंस आप लोग यूज कर रहे थे, जैसे लिख लीजिए, आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। तो अगर आप कहीं प्रेफर करना चाहते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे? कोई एक चुनेंगे ना। तो वहां जब चुनने की बात होती है तो आप किसको चुनते हैं? वुड को यूज करते हैं। आप शुड से कर सकते थे क्या? आई के साथ ख्याल लगता है, पास्ट में शुड होना चाहिए था, आई शुड प्रेफर करना चाहिए था ना। लेकिन हम शुड को नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शुड का प्रोमिनेंट नेचर किसका है? एडवाइस का। वुड का नेचर चुनने में काम आता है। आई वुड प्रेफर, तो जब आप प्रेफरेंस की बात करते हैं तो किसका यूज करेंगे? वुड का। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, और प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, बताया ना सबको। तो प्रेफरेंस में इसका यूज होता है। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग देखना चाहें,
कई बार सेंटेंस में प्रेफरेंस में इस तरह का सेंटेंस बनता है, आई वुड रैदर के साथ बनता, आई वुड रैदर डाई देन बेग। अगर वुड रैदर रहे तो उसके साथ देन का यूज होगा, अगर सिर्फ वुड रहे और प्रेफर रहे तो उसके साथ टू का यूज होगा। ठीक है, तो आई वुड रैदर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा क्या है। ठीक है, जब आप वुड, ये प्रेफर है ना, प्रेफर के साथ फिक्स प्रिपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। और जब आप रैदर यूज करते हैं तो रैदर के साथ देन का एक कंपाउंड कंजंक्शन का आप लोग को बताऊंगा, जब कंजंक्शन का चैप्टर चलेगा ना तो उसमें बहुत सारा, जैसे एज सुन एज के साथ क्या जाता है, सर नो सुनर के साथ क्या जाता है। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। नो सुनर टू। एस सुन एस के संग नो नो सुनर के सुनर साथ डी टू कहाँ होता है। देखा है। नो हाँ, सुनर के साथ हेड होता है। क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे छोड़िए। अभी मुझे बताइए कि इतना समझ में आया, प्रेफरेंस तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, सुन रहा हूँ। जब हिंदी आप क्या हिंदी बोले। सविता आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, आपकी आवाज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सविता, आप क्या पूछ रही हैं। बोलिए, फिर से प्रयास करिए, क्या बोलना चाह रही हैं। सर इसका हिंदी क्या होगा अनुवाद सर? इसका अनुवाद आप लोग करेंगे ना, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, मुझे मरने से बेहतर या भीख मांगने से बेहतर मरना होगा। हाँ वही अनुवाद, अनुवाद की कक्षा नहीं है ना ये ग्रामर की क्लास है। मैं अनुवाद सिखाऊंगा तो फिर विनय से क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो बस पास्ट हैबिट प्रेफरेंस दोनों के लिए इसका यूज करते हैं। हाँ प्रेफरेंस है ना। अब भीख मांगने और मरने में चुन रहे हैं ना, किसको चुनेंगी, भीख मांगने को, मरने को। अच्छा ठीक है, तो ये तो एक बहुत आसान सा था। एक चीज और थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका यूज आपके नरेशन में भी होता है। नरेशन में जाके इस तरह की गलतियां कई बार बच्चे करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा बता देना उचित है। अभी आप लोगों ने सीखा है कि जो वुड है वो विल का पास्ट फॉर्म है कि नहीं। जो वुड है वो क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है। अगर हम एक सेंटेंस इस तरह का बनाते हैं जहां पर दैट से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास। अच्छा लग रहा ना ये सेंटेंस देखने में, वो आशा करता है कि वो पास हो जाएगा, वो आशा करता है कि वो पास हो जाएगा। तो फ्यूचर है, आराम से हमने विल लगाया, सही है क्या, नहीं है। एक्चुअली बात को अच्छे से समझिएगा, जब आप दैट से किसी चीज को जोड़ते हैं, दो चीजों को जोड़ा है ना आपने दैट से, या दैट क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो जो टेंस आपने यहाँ यूज किया है वो कैरी होगा आगे भी। आपने यहाँ पे पास्ट यूज किया है ना, V2 देखिए, तो इस तरफ भी आपको क्या करना चाहिए था, विल के जगह पे वुड का यूज करना चाहिए था। ही होप दैट ही वुड पास। और ये जो यूज है ये नरेशन में आपको बार बार करना पड़ेगा। दैट के बाद विल हमेशा वुड में बदलेगा। क्यों बदलेगा, इसलिए बदलेगा। ठीक है, टेंस को कैरी करना है। नेक्स्ट, नहीं वो तो कंटिन्यूअस में आते हैं ना, वो हम बता रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंस में, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे बोले टेंस सेम रहेगा, पास्ट है पास्ट रखेंगे, अगर दैट से जोड़े हैं तो। एंड में होगा, दैट में होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें दोनों ही क्लॉज एक दूसरे के ऊपर कंडीशनली डिपेंडेंट नहीं है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ कंडीशन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो तीन बातें, एक तो पास्ट हैबिट, दूसरा प्रेफरेंस, और तीसरा ये वाला सेंटेंस वुड के साथ कहां कहां पे वुड का यूज होगा। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा सा शुड को समझ लेते हैं।
शुड को थोड़ा सा समझेंगे, कैसे समझेंगे शुड को? अच्छे से समझिएगा, शुड वाला जो यूज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुड के लिए आप लोगों को पता है कि शुड का जो डोमिनेंट फीचर होता है वो क्या होता है? एडवाइस करना या सजेशन देना। हाँ, कौन सा, सी या एस? क्या होता है एडवाइस में? सी, पक्का। जब नाउन बनाएंगे तो सी और वर्ब बनाएंगे तो एस। यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं ना, उसका नेचर, तो उसका तो वर्ब फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो एडवाइस या सजेशन यूज करेंगे तो किसका यूज करना चाहिए? शुड का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यू लिखना अगर चाहते हैं, यू वुड स्टडी इंग्लिश, क्या होगा? ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने यू के साथ विल यूज करना होता है, उसका पास्ट यूज किया है। ग्रामेटिकली आप सही हैं, लेकिन यूज के तरीके से आप गलत हो जा रहे हैं। क्यों? देखिए, अब जब वुड यूज करते हैं तो अभी आप लोगों ने वुड सीख लिया है ना। वुड क्या क्या यूज करता है? प्रेफरेंस। वीडियो ऑफ जब हो आप गया वुड करेंगे है। तो सोचेगा यहाँ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस नहीं है, चलो दूसरा देखते हैं। वो सोचेगा कि कोई पास्ट एक्टिविटी उसको कंटिन्यू करना, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो क्या था वुड के भैया साथ? वीडियो ऑफ हो गया है। हेलो, हाँ, सर वीडियो वीडियो ऑफ है। इनडायरेक्ट ऐसा Okay. कुछ बोला नहीं गया, दैट वर्ड से जोड़ा नहीं गया है, तो यहाँ पर तो वुड का पूरा यूज वाइज गलत हो जाएगा। यहाँ सर, पर वीडियो एडवाइस कर ऑफ रहे हैं हो ना, गया है। किसी को एडवाइस करने के लिए क्या करना चाहिए? सर वीडियो ऑफ हो गया और आप है। लोगों को मैंने सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले कि जब सेंटेंस अपने नेचर से थोड़ा बदले, एडवाइस क्या है, थोड़ा बदल गया ना, तो आपको मॉड्यूलर इन्वर्जन करना है। यू के साथ होना चाहिए था वुड, लेकिन लगाएंगे क्या? शुड। और हालांकि शुड हर जगह चलेगा। हेलो सर। शुड एडवाइस हेलो। का अपना प्रोमिनेंट नेचर रखता है। कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखे, आप उसके साथ क्या करेंगे? एडवाइस अगर देना है तो शुड का ही यूज करेंगे, ठीक है। अभी ठीक है ना? यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो एडवाइस करना है तो हमेशा आपको क्या करना होगा? बताइए। शुड का यूज करना चाहिए, पहला इसका फर्स्ट यूज है। दूसरा जो है, शुड जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन लेकर आता है, याद है? मोरल ऑब्लिगेशन को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं ताकि बातें क्लियर हो जाए। शुड का पहला नेचर क्या है? एडवाइस। दूसरा नेचर क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हमारे पास है, या कहें ऑब्लिगेशन के लिए या कंपल्सन के लिए हमारे पास दो तीन है। जैसे अभी हम लोगों ने यूज टू, बी टू और वुड को पास्ट हैबिट के लिए सीखा, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोग 3 सीखेंगे और उसके इंटेंसिटी को भी समझेंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से समझिए। अगर आप शुड यूज करते हैं, कुछ लोग शुड के जगह पे बोलते हैं नहीं हम ऑट टू यूज करेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं हम ऑट टू के जगह मस्ट यूज करेंगे। ये तीनों के तीनों किस नेचर के होते हैं थोड़ा सा समझिए। जब आप शुड यूज करते हैं तो इसमें होता है एडवाइस, सबसे इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है ना। दूसरा होता है मोरालिटी। क्या होता है? दिख रहा है ना सबको? मोरालिटी। और तीसरा होता है, क्या होता है बताइए? ऑब्लिगेशन, ठीक है। अच्छे से समझिए। शुड जब आप यूज करते हैं तो एडवाइस देते हैं, साथ ही साथ एडवाइस कैसा होता है? मोरल एडवाइस होता भैया है, सूट वाला और नहीं साथ ही दिख साथ रहा है। उसमें थोड़ा सा उधर शुड सूट वाला नहीं वाला दिख रहा है नहीं बोर्ड दिख पे, रहा है। लैंडस्केप नहीं में। नहीं नहीं, आप लैंडस्केप मोड में डालिए, बोर्ड पूरा दिख रहा है। दिख रहा है ना पूरा? वीडियो दिख रहा है बट ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है अच्छा अच्छा, भैया, मैं बोल इसीलिए। दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। शुड के नीचे 3 शब्द लिखिए, एडवाइस, मोरालिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है। एडवाइस, मोरालिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब हम ऑट टू के पास पहुंचते हैं, इसमें एडवाइस नहीं होता है, ठीक है। इसमें मोरालिटी होती है और क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। और जब हम मस्ट के पास जाते हैं तो इसमें मोरालिटी भी खत्म हो जाता है, क्या बचता है? सिर्फ बचता है ऑब्लिगेशन। अच्छे से समझिएगा। तो जब हम शुड में हैं तो हमारे पास 2 बातें निकल कर सामने आती हैं, एडवाइस भी है, ऑब्लिगेशन भी है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना थोड़ा।
एडवाइस करिएगा तो क्या ऑब्लिगेशन कर पाएंगे? ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? बाध्यता देना। तो शुड में ऑब्लिगेशन होता है लेकिन बहुत ही नेगेटिव, कम, छोटा, थोड़ा सा, ठीक है? किसके वजह से? एडवाइस के इसके प्रोमिनेंट नेचर के वजह से। जब ऑट टू में आते हैं इसमें एडवाइस होता नहीं है, इस वजह से इसमें ऑब्लिगेशन थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है? ऑब्लिगेशन क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रांग, बाध्यता। जैसे अगर बोलेंगे कि आप अपने कंट्री को, आपको प्यार करना चाहिए, तब क्या लिखेंगे? यू शुड लव योर कंट्री लिखेंगे, या फिर आप बोलेंगे यू ऑट टू लव योर कंट्री लिखेंगे, है ना? क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, थोड़ा सतर्कता है। और मस्ट जब आता है तो मोरालिटी खत्म हो जाती है। जैसे अगर आप किसी सोल्जर के लिए बोलेंगे सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अगर आप बोलते हैं कि सोल्जर ऑट टू फाइट फॉर हिज कंट्री, मतलब उसमें थोड़ा मोरालिटी है, मतलब सोल्जर चाहे तो फाइट कर सकता है, नहीं तो नहीं फाइट कर। ऐसा होगा क्या कभी? सोल्जर है तो फाइट करना ही पड़ेगा, मतलब उसमें मोरालिटी का कुछ सेंस ही नहीं है, वो टोटल ऑब्लिगेशन में आता है। मतलब चीज अगर एडवाइस के साथ थोड़ा मोरालिटी रखती है, हल्का सा थोड़ा सा ऑब्लिगेशन है, एकदम थोड़ा सा, तो आप शुड यूज करिए। अगर मोरालिटी और ऑब्लिगेशन है, मतलब स्ट्रांग है कोई चीज, तो ऑट टू यूज करिए। और जब मोरालिटी पूरा खत्म, चॉइस नहीं है, मस्ट यूज करिए। जब चॉइस नहीं है तो क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। ये तीन का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा? सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, क्या लिख सकते हैं? सोल्जर ऑट टू फाइट फॉर हिज कंट्री नहीं, हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसमें देखिए थोड़ी सी मोरालिटी है, नैतिकता है, और थोड़ा सा ऑब्लिगेशन भी है। और शुड के लिए यू शुड स्टडी इंग्लिश, क्या ऑब्लिगेशन है? बाध्य कर देंगे आप किसी को अंग्रेजी पढ़ने के लिए? बाध्य कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गार्जियन हैं तो थोड़ा बहुत बाध्यता तैयार कर पाइएगा, लेकिन वो भी सिर्फ ऊपर से, है ना? अब बोल देगा पिताजी आपको अंग्रेजी पढ़ो, इस कान से सुने, इस कान से निकाल सकते हैं ना? तो इसीलिए इसमें एडवाइस ज्यादा और ऑब्लिगेशन कम। इसमें मोरालिटी के साथ ऑब्लिगेशन, उसमें सिर्फ ऑब्लिगेशन, एकदम बाध्य है। समझ में आया तीनों का अंतर? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? हाँ, तो आप लोग अब एक एक वाक्य बता दीजिए, ऑट टू के साथ क्या यूज करेंगे? वी ऑट टू लव अवर कंट्री, सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कोई चॉइस नहीं है उसके पास, और यू शुड स्टडी इंग्लिश, एडवाइस ज्यादा, ऑब्लिगेशन कम। समझ आया ना? ये तीन। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? कौन सा सीख रहे थे हम लोग? शुड सीख रहे थे। तो शुड में क्या क्या आएगा? एडवाइस आएगा, मोरालिटी आएगा, ऑब्लिगेशन बहुत कम। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। समझ में आया ना? अच्छा, ऑब्लिगेशन में यहाँ एक नकारात्मकता छिपी हुई थी ना शुड में, एक लास्ट शुड का लिख लीजिए। जब हम लेस्ट के साथ शुड यूज करते हैं, वो वाला थोड़ा सा देखिए, हेल्प हिम लेस्ट, हेल्प हिम, या फिर रन फास्ट, इस तरह से लिखिए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, है ना? ये रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इस बात को अच्छे से समझिएगा, ध्यान से। दो बात यहाँ पे है, यहाँ एडवाइस तो है लेकिन एक नकारात्मकता के साथ कि जल्दी दौड़ो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, नहीं है। नहीं कौन क्रिएट कर रहा है? लेस्ट। यानी कि यहाँ पर कोई अगर एक्स्ट्रा नॉट लिखना चाहे तो वो क्या होगा? गलत, क्योंकि नॉट अपने आप में लेस्ट के भीतर छिपा हुआ है। और इसमें याद रखिएगा लेस्ट के साथ क्या यूज होगा? हमेशा शुड, क्योंकि आप यहाँ एडवाइस देते हैं, लेस्ट के साथ आप एडवाइस देते हैं, और एडवाइस का प्रोमिनेंट फीचर किसका है? शुड का, है ना? तो लेस्ट के साथ अगर आप वुड लगाते हैं तो सही होगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रोमिनेंट फीचर तो प्रेफरेंस है, उसका प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एडवाइस देना है तो शुड ही लगाना होगा। इसलिए आपको सिखाया गया है कि लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगाइए? शुड लगाइए। क्यों लगाइए? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप लेस्ट के साथ एडवाइस देते हैं ना, जल्दी भागो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ऑब्लिगेशन है। एडवाइस के लिए आप किसी को बाध्य कर देंगे, जल्दी भागो हम नहीं दौड़ेंगे, अगले ट्रेन से जाएंगे।
ये क्या ऑब्लिगेशन है? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्या? रन फास्ट लेस यू शुड मिस द ट्रेन। क्लियर है ना? इसमें एक छोटा सा लास्ट बता रहा हूँ, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट को देखिए, अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझिएगा, लेस्ट को बिना शुड के भी यूज किया जा सकता है। शुड किस लिए आ रहा था? एडवाइस के लिए ना। एडवाइस आप कहां से तैयार कर सकते हैं बिना शुड यूज किए? बोलिए, मॉड्यूलर इन्वर्जन से। सिखाए थे ना कि मॉड्यूलर इन्वर्जन यूज करेंगे तो एडवाइस कमांड क्रिएट हो जाएगा। जैसे यू के साथ शैल नहीं, यू के साथ विल नहीं लगा के शैल लगा दे। एक चीज लिखिए, टेक केयर लेस्ट यू फेल, सॉरी, टेक केयर लेस्ट ही फेल। अच्छे से समझिए यहाँ पे मॉड्यूलर इन्वर्जन कैसे हुआ है। टेक केयर, ध्यान दो, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब का SEIS लगता है ना। यहाँ पे मैंने ही के साथ लगाया है, विपरीत काम किया है ना। यहाँ पे मॉड्यूलर इन्वर्जन किया है, वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? एडवाइस क्रिएट करने के लिए, बिना शुड के यूज के। शुड यूज करके एडवाइस क्रिएट कर सकते थे। सेम एडवाइस क्रिएट करने के लिए मॉड्यूलर इन्वर्जन है। यहाँ पे हमने ही के साथ फेल लगाया, मॉड्यूलर इन्वर्जन किया, जबकि ही के साथ फेल्स होना चाहिए, लेकिन ही के साथ फेल लगाया बिना शुड के। अगर आप यहाँ से ही शुड फेल तो भी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही आज। चलिए छुट्टी, जल्दी जल्दी आप लोग निकले। हाँ सर, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है ना। ठीक है, बस क्लास आज यहीं तक रखेंगे और अगले दिन। हाँ ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर।